Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is adolescence, drug and alcohol abuse. In today's topic, we will go through a brief introduction about adolescence and drug abuse, reasons for drug or alcohol abuse, addiction and de-addiction, drug withdrawal symptoms, effects of drug abuse, and prevention and control or treatment. First, we will give a brief introduction about the adolescence, what adolescence is. Let's start with adolescence. Adolescence is a period between childhood and adulthood. It's a period between childhood and adulthood. Usually between 12 to 18 years of age, 12 to 18 years of age, which begins with onset of puberty. प्यूबर्टी से ये स्टार्ट होता है. जब हम ग्रो करते हैं, जब हम में सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे लाइक ग्रोइंग अ बियर्ड, मॉस्टेचेस, memory glands, etc. It begins with onset of puberty and ends with complete sexual maturity. जब हम में complete sexual characters डेवलप होते हैं, complete sexual maturity जब आती है, तब वो adult हो जाता है, adult है. That is, it's a period between childhood and adulthood, between the age of 12 to 18 years. It starts with puberty. जब सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू करते हैं, अप टू जब सेक्सुअल कैरेक्टर्स या सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं वो पूरे डेवलप हो जाते हैं, कंप्लीट सेक्सुअल मैच्योरिटी तक. प्यूबर्टी से लेकर कंप्लीट सेक्सुअल मैच्योरिटी तक जो पीरियड होता है, जो एज होती है, उसको हम कहते हैं एडोलसेंस. इट्स ए पीरियड ऑफ ऑल टर्बुलेंस. अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या चेंजिंग होती हैं. इस सारी पीरियड में बहुत सारी चेंज आ जाती हैं. जैसे फिजिकल चेंज आ जाती है. जो एडोलसेंस पीरियड है इसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं. फिजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी इसमें आ जाती हैं. एंड लर्निंग. तो इस पूरे एडोलसेंस में हमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं. जैसे फिजिकल चेंज आती है, ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, लेंथ, हाइट बढ़ जाती है, फिजिक बढ़ जाता है. साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाती हैं. और इट इज़ मार्क्ड बाय फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल सेक्सुअल ट्रेट्स. जैसे कि मैंने कहा मेमोरी ग्लैंड है, मोस्टेच है, बियर्ड है, बाकी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं. एंड चेंज इन फंक्शनिंग ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. तो उसमें फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये डेवलपमेंट हो जाती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. appearance of external sexual traits, एक्सटर्नल सेक्सुअल ट्रेट्स ये जाहिर हो जाते हैं, इनकी अपीयरेंस हो जाती है. तो इसके साथ हम देखते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इसमें चेंज आ जाती हैं. और इसके अलावा हम देखते हैं कि इन दिस स्टेट ऑफ सिट्रस एंड इट इज दिस स्टेट ऑफ सिट्रस एंड कॉन्फ्लिक्ट द एडोलसेंट हैज़ टू एडजस्ट सोशली.
इस पूरे जब फिजिकल चेंज आती है, साइकोलॉजिकल चेंज आती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ हो जाती है, फिजिकल ग्रोथ हो जाती है, तो इस पूरे सिस्टम में, पूरे पीरियड में एक इंसान को इस प्यूबर्टी से लेकर मैच्योरिटी तक इसको सोशली एडजस्ट होना पड़ता है। जस्ट लाइक इनसाइड फैमिली उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं कुछ, वो निभाने हैं। विद पीर ग्रुप्स, जो इसके अपने एज के फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ, टीचर्स के साथ, एल्डर्स के साथ, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो हैं उनके साथ उनको एडजस्ट होना पड़ता है। देयर आर न्यूमरस फम्बल्स एंड पैथोल्स और ट्रैप्स जिनमें ये बच्चा मुलव्वस हो जाता है या जिससे इनको परेशानी हो जाती है इस एज में। प्रॉपर काउंसलिंग, इसमें अब क्या हमें ज़रूरत है? प्रॉपर काउंसलिंग बोथ एट स्कूल एंड होम इज़ मस्ट टू गाइड यूथ इन सच टर्बुलेंट कंडीशंस। इस सारी पीरियड में जब ये चीज़ें हो जाती हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ये न्यूरो एंडोक्राइन डेवलपमेंट हो जाती है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट हो जाती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, फिजिकल ग्रोथ हो जाती है, तो इस सारे पीरियड में ये इसको सोशली एडजस्ट होना पड़ता है। और इसमें अब इस बच्चे को जो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है वो उसको स्कूल में भी चाहिए, हो घर में भी चाहिए, तो उसको बेटर गाइडेंस चाहिए ताकि वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। Next point is drug abuse. Before going through the term drug abuse, let us go through a term drug. What is a drug? तो ये ड्रग क्या है? ये ड्रग सिंपली अगर हम कहेंगे, ये वो चीज़ है जिसको हम इंटरनली या एक्सटर्नली इस्तेमाल कर सकते हैं, डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, एलिवेशन में या ट्रीटमेंट में और क्योर ऑफ ए डिजीज़। तो इस केमिकल को ड्रग कहते हैं। सिंपली एनी सब्सटेंस यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली, किस लिए? फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, एलिवेशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ ए डिजीज इन मैन एंड एनिमल इज नोन एज ड्रग। तो फिर ये एक केमिकल है जो ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, जो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या एलिवेशन के लिए, या प्रिवेंशन और क्योर के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें ड्रग में क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक हम देते हैं अमाउंट, जैसे हम कहते हैं 20 mg, 40 mg, 500 mg, 650 mg, तो पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। या फ्रीक्वेंसी, कितनी बार देना है, 2 बार देना है, 3 बार देना है, एक टाइम देना है, बीडी देना है, ओडी देना है, तो ये चीज़ है इसमें। तो इसको हम कहते हैं ड्रग सिंपली। लेकिन जब हम इसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं फॉर ए नॉन मेडिकल पर्पस एंड इन लेकिन जब हम इसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं किसी नॉन मेडिकल पर्पस के लिए एंड इन अमाउंट, स्ट्रेंथ, मैनर और फ्रीक्वेंसी दैट इम्पेयर्स, जिससे नुकसान होता है क्या? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में जो ऑल्ट्रेशन करता है, ऑल्टर करता है इन चीज़ों को, तो उस तब हम इसको कहते हैं ड्रग एब्यूज़। दैट इज ड्रग एब्यूज़। अगर हम देखेंगे ड्रग एब्यूज़ सिंपली इनटेक ऑफ ड्रग, मगर कब? नॉन मेडिकल पर्पस के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं। और इसकी क्वांटिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका मैनर जो है, ये उस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं जिसे इम्पायर होता है, इफेक्ट होती हैं क्या? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। That is non-medical purpose use. Non-prescribed use for having
प्लेजर कॉन्स्टिट्यूट्स ड्रग एब्यूज़। इसी को हम ड्रग एब्यूज़ कहते हैं जब हम ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नॉन मेडिकल पर्पस, जस्ट टू हैव प्लेजर, दिस इज ड्रग एब्यूज़। Now let us go through the reasons for drug or alcohol abuse. An adolescent can fall easy prey to drugs, tobacco and alcohol. And the reasons for this drug addiction are as: number one, that is curiosity. क्यूरियासिटी टू हैव पर्सनल एक्सपीरियंस और टेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग। कोई कहता है ना कि मुझे देखना है कि इसमें मज़ा कैसा है, क्यूरियासिटी, ये अल्कोहल है इसमें कैसा टेस्ट है, ये चरस है इसे क्या होता है। तो क्यूरियासिटी टू हैव ए पर्सनल एक्सपीरियंस, इस वजह से ये भी एक वजह है कि ड्रग एडिक्शन के लिए। दूसरा अगर हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटेशन विद न्यू थिंग्स। एक्सपेरिमेंटेशन में, हाँ, अगर मैं शराब पीऊँगा तो फिर क्या होगा, अगर मैं चरस पीऊँगा मुझे ये दुनिया कैसे दिखी, ये घूमती है या नहीं, ये गम में भूल जाता हूँ कि नहीं, ये पेन रिलीव होती है कि नहीं, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक और रीज़न है जिससे ड्रग एडिक्शन में एक रीज़न ये भी है। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फॉर द सेक ऑफ एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, ये एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, एडवेंचर और एक्साइटमेंट जो है इसमें ड्रग्स इसीलिए लेते हैं ताकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाए। ड्रग्स लेने के बाद मैं कैसा काम करूँगा, मैं कैसे दौड़ूंगा, मेरे साथ क्या होगा, तो ये भी एक एडवेंचर और एक्साइटमेंट होती है इनमें। एक और रीज़न जो है दैट इज पीर ग्रुप प्रेशर फोर्सेस न्यू कमर्स, जिनके साथ हम चलते हैं वो देखते हैं आप इस्तेमाल करके देखो इसमें बहुत मज़ा है, ये चरस पी के देखो सारे गम दूर हो जाते हैं। तो दिस इज़ पीर ग्रुप प्रेशर है चोमा दामा, जैसे कश्मीर में कहते हैं चोमा दामा है अथा जो मज़े है सो मज़ के शत अथा जितकें तो अथा जुतकें। तो ये एक और रीज़न है कि पीर ग्रुप प्रेशर फोर्सेस न्यू कमर्स, जो बच्चे अभी ड्रग्स की तरफ नहीं गए हैं उनको जो ड्रग्स लेते हैं वो उनको आदत डालते हैं, आ जाओ पियो, 2 दिन 4 दिन उनको आदत पड़ जाती है, फिर फ्री देते हैं पहले फिर उनको उनसे वसूली भी करते हैं। तो नेक्स्ट जो रीज़न है दैट इज़ पीर ग्रुप प्रेशर। पीर ग्रुप प्रेशर एक और रीज़न है जिसको कहते हैं फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड, अगर फैमिली में कोई ड्रग्स लेता है, फैमिली बैकग्राउंड, अगर ब्रदर बड़ा, फादर, अंकल कोई ड्रग्स लेता है, कोई शराब की आदत में पड़ा है या कोई चरस पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई अल्कोहल पीता है, तो वो जब पीता है तो वो वहीं पे लुढ़क जाता है, फिर उसका बच्चा, उसका छोटा भाई आके थोड़ा टेस्ट देखता है कैसा है। तो ये एक वजह है कि जिसको कहते हैं फैमिली बैकग्राउंड, ये भी एक वजह है ड्रग एडिक्शन का या कि ये ड्रग एब्यूज़ का। दूसरा है स्ट्रेस एंड एपैथी, कोई परेशान होता है, उसका फेलियर होता है उसको किसी काम में, तो वो ड्रग्स लेना शुरू करता है। स्ट्रेस की वजह से भी ड्रग्स लेते हैं लोग, स्ट्रेस। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि जो वजह है दैट इज रिलीफ फ्रॉम पेन, टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन मेक्स देम पर्सनली यूज ऑफ ड्रग्स। कोई ऐसे होते हैं वो काम करते हैं, थक जाते हैं, जैसे ज़्यादा लोग इसमें जो हैं तो फिर कहते हैं हाँ अब हम थक गए हैं, फिर शराब पीते हैं, शाम को सो जाते हैं, वही पड़ जाते हैं। तो टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन मेक्स देम persistently use drugs। एक और वजह है टू इंक्रीज फिजिकल एंड मेंटल पावर, टू इंक्रीज फिजिकल एंड मेंटल पावर। जो एथलीट्स होते हैं,
स्पोर्ट्समैन होते हैं, कभी कभी वो भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनमें ज़्यादा एनर्जी आ जाए। तो ये भी ड्रग्स में आता है और ये भी ड्रग एब्यूज़ में आता है। तो जो रीजंस फॉर ड्रग और अल्कोहल एब्यूज़ हैं, दैट इज़ क्यूरियासिटी टू नो अबाउट द ड्रग्स, एक्सपेरिमेंटेशन, एडवेंचर एंड एक्सपेरिमेंटेशन, पीर ग्रुप प्रेशर, फैमिली बैकग्राउंड, स्ट्रेस। तो एक और है कि रिलीफ फ्रॉम पेन मेक्स देम टू यूज दीज ड्रग्स। नेक्स्ट इज इंक्रीज physical and mental power. To increase physical and mental power, make them habitual of such drugs. These are the some reasons. Next, what is drug addiction and de-addiction? तो एडिक्शन जो है दिस इज सिंपली a state of giving up to a drug, चाहे वो ड्रग फिर अल्कोहल हो, टैबैको हो या कोई और चीज़ हो, ड्यू टू बिकमिंग फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली अटैच्ड टू इट्स सर्टन इफेक्ट्स लाइक टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग। ड्रग लेते हैं, कुछ देर के लिए उनको अच्छा फील होता है, तो टेम्पररी स्टेज है वो, को कुछ देर के लिए उनको पेन से रिलीफ मिलती है, परेशानी वो भूल जाते हैं, दिमाग उनका बैठ जाता है, तो कुछ देर के लिए टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग। द टर्म एडिक्शन जो है हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद डिपेंडेंस बाय WHO। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है जो अब ड्रग एडिक्शन में है, तो वो डिपेंडेंट होता है इन सब्सटेंसेस पे फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। तब जाके उसकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करते हैं जब उसको ड्रग्स मिलते हैं। अगर उसको ड्रग्स नहीं मिलेंगे उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो WHO ने इसीलिए इस टर्म को रिप्लेस किया है बाय डिपेंडेंस। एडिक्शन जो टर्म है इसको डिपेंडेंस से रिप्लेस किया है, क्योंकि ये पर्सन डिपेंडेंट हो जाता है इन एडिक्टिव सब्सटेंसेस पे। अगर हम आप देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन इज कॉल्ड डे एडिक्शन। जो ड्रग एडिक्शन के लिए इसको ट्रीट करना कि ये ड्रग उसको छोड़ दें, इसको डे एडिक्शन कहते हैं। ऑल्दो प्रॉपर मेडिसिन आर गिवन टू द पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, yet the treatment is combined with supportive measures such as vitamin administration, restoration of electrolyte balance and proper hydration। सिंपली जो एडिक्शन है वो है कि ड्रग्स पे डिपेंडेंट रहना, ड्रग्स लेना टेम्पररी वेलबींग के लिए, फिर ड्रग एडिक्शन में मुलवस होना, फिर वो बंदा डिपेंडेंट हो जाता है इन एडिक्टिव ड्रग्स पे, सब्सटेंसेस पे। और अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे इस पर्सन का ताकि वो इन ड्रग्स को छोड़ दे, उसको डे एडिक्शन कहते हैं। इसमें हम मेडिसिन का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि इसके अलावा उसको कुछ सपोर्टिव मेजर्स भी देते हैं, विटामिन उसको देते हैं, इसको जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होती है वो रेस्टोर करते हैं, और प्रॉपर हाइड्रेशन उसको बाकी हाइड्रेशन ताकि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, तो उसके लिए भी उसको सपोर्टिव मेजर्स उसके लिए भी करते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ ड्रग विड्रॉवल सिम्टोम्स। अगर किसी को एडिक्शन हो गई, फिर ट्रीटमेंट कर दिया हमने डी एडिक्शन के लिए, फिर जब वो ड्रग विड्रॉवल सिम्टोम्स उसमें ड्रग को वो छोड़ देता है, तो उसमें क्या क्या सिम्टोम्स कौन से आते हैं, तो उसको कहते हैं ड्रग विड्रॉवल सिम्टोम्स। जब वो ड्रग छोड़ देता है उसमें उसकी बॉडी में उस इंसान में कौन से सिम्टोम्स आ जाते हैं। अब हम देखते हैं ड्रग विड्रॉवल सिम्टोम्स। इफ़ a drug dependent person stops taking a drug, his body stops functioning normally। तो जैसे नॉर्मली फंक्शन करती है बॉडी, तो फिर फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि इसमें ये ड्रग विड्रॉवल सिम्टोम्स आ रहे हैं, जस्ट लाइक डिप्रेस्ड मूड, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, insomnia, impaired concentration, increased appetite, dryness of throat, disturbed bowels, craving
and also excessive sweating, nausea, vomiting, tremors and convulsions। ये सब सिम्टम्स आते हैं जब कोई बंदा ड्रग एडिक्शन के बाद ड्रग विड्रॉवल सिम्टम्स में आ जाते हैं। उसमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन आ जाता है, फीवर, चिल्स, वॉमिटिंग, कार्विंग, nausea, insomnia or drowsiness, deficiency in concentration, body aches, sweating, excessive sweating, irritability and indigestion हो जाती है। तो ये वो सिम्टम है जो ड्रग विड्रॉवल में आ जाते हैं। अब हम आते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एब्यूज। में भी झगड़ते रहते हैं, वो पैसे चुराते हैं, चोरी करते हैं, घर की प्रॉपर्टी को बेचते हैं। दैट इज सिंपली दे कॉज मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। जो उनकी फैमिली होती है परेशान रहते हैं, मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस उनमें आ जाता है। तो पैसे भी चोरी करता है, प्रॉपर्टी बेचता है और घर में वायलेंस करता है, वो परेशान मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। अगर हम एक और इफेक्ट है दैट इज दे गेट इन्वॉल्वड विद करप्ट प्रैक्टिसेस। चोरी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज़ अफेक्ट होल सोसाइटी। सोसाइटी में भी परेशानी करते हैं, शाम को चलाते हैं, ड्रग्स पीने के बाद कहीं गिर जाते हैं, कोई किसी को कुछ दौरा आता है, कोई फैमिली को भी परेशान करते हैं, साथ ही नाइबर्स को भी परेशान करते हैं। तो ये सोसाइटी के लिए भी फिर परेशानी का बाइस बनते हैं। दे बिकेम विक्टिम्स ऑफ वेरियस इन्फेक्शस डिजीज़। जैसे मैंने आपको एड्स पढ़ाते वक्त कहा कि जो एड्स का एक रीज़न है दैट इज़ जो ये एड्स के फैलने की वजह दैट इज़ यूज़ ऑफ यूज्ड सिरिंजेस। तो ये ड्रग एडिक्ट्स जो हैं ये वो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी किसी ने इस्तेमाल किए हुए हैं अपने आप में ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए। तो यूज़ ऑफ दीज सिरिंजेस, यूज्ड सिरिंजेस, इनकी वजह से इन ड्रग एडिक्ट्स में ये एड्स का खतरा रहता है और कुछ और इन्फेक्शस डिजीज़ का, जैसे हेपेटाइटिस बी। एड्स और हेपेटाइटिस बी जो है ये इनमें इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो सिरिंज पहले एक ड्रग्स लेता है, फिर वही सिरिंज दूसरा बंदा उठाता है, उसी से वो अपने आप में ड्रग्स इंजेक्ट करता है। दिस बिकम्स द रीज़न फॉर दीज एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट इज दे शो नर्वसनेस एंड साइकोसिस। साइकोसिस की मीनिंग है मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी। उनको वो रियल वर्ल्ड में होते ही नहीं है, उनको सब लगता है ये झूठ है, जो जिस वर्ल्ड में वो होते हैं वो अलग ही दुनिया होती है। दैट इज दे शो नर्वसनेस एंड साइकोसिस लीडिंग टू ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। अगर वो किसी रोड पर चलते हैं तो एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है। अगर वो किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है। तो एक और जो अब इफेक्ट्स में हम देखते हैं कि द कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, वर्किंग ऑफ नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम्स आर इन्फ्लुएंस्ड। कोऑर्डिनेशन बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन होती ही नहीं है, नर्व और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो होती नहीं है इनमें, जिसकी वजह से भी रिजल्टिंग इन ट्रेमर्स, उनमें ये ट्रिमर्स आ जाते हैं और कन्वल्शंस भी आ जाते हैं। ऑल्सो द लिवर एंड किडनीज आर डैमेज्ड as they get involved with metabolism and elimination of drugs and alcohol. ड्रग एडिक्ट्स में जो लिवर है उनका और किडनीज जो हैं उनमें डिजीज़ हो जाती हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि उनको मेटाबॉलिज्म जो है तो उसमें उनको एलिमिनेट करना पड़ता है इन ड्रग्स को और एक्सेसिव जो इनटेक ऑफ अल्कोहल होती है उसको भी, जिसकी वजह से किडनीज और लिवर पे ज़्यादा दबाव पड़ता है और किडनी और लिवर डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो
द डाइजेशन इज इम्पेयर्ड, उनकी डाइजेशन अगर हम देखेंगे वो भी इम्पेयर हो जाती है एज फूड हैबिट्स। उनमें जो पेरिस्टालाइसिस होती है इंटेस्टाइन्स में या सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस होती है, दे आर डिस्टर्ब्ड। देयर इज फ्रीक्वेंट नॉसिया एंड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग और नासिया उनमें होती है, वॉमिटिंग हो जाती है, नॉसिया, क्योंकि इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, जिसमें हमने कहा कि इन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंस में डाइजेस्टिव जूसेस नहीं सीक्रेट होते हैं अच्छे से, जो इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टालाइसिस होती है, मूवमेंट होती है, जिससे कि फीकल मैटर जमा होता है वो बाहर आ जाता है, वो भी डिस्टर्ब होता है क्योंकि उनके फूड हैबिट्स चेंज हो जाते हैं। और अगर हम देखेंगे जो रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी एबनॉर्मलिटीज़ को डेवलप करते हैं। जो इनमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, दैट इज लंग्स और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जिसमें हार्ट और बाकी आर्टरीज वेन्स आ जाते हैं, उनमें भी एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस इनमें हो जाती है, हार्मोन्स जो निकलते हैं नॉर्मल एडल्ट में या कि एडोलसेंस में, नॉर्मल में, उनमें इनमें ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाती है। तो इम्पोटेंसी, क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल बेबीज़, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं इनमें ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि हार्मोन इम्बैलेंस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी, क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल बेबीज़। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो ड्रग और अल्कोहल से हो जाते हैं, जिसमें हमने कहा कि दे शो एबनॉर्मल बिहेवियर, जो इनकी मेंटल और जो इनकी फैमिली में मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाता है। दे गेट इन्वॉल्व विद करप्ट प्रैक्टिस, स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उनमें कुछ डिजीज़ जैसे एड्स हो जाए हो सकता है, या हेपेटाइटिस बी हो सकता है, क्योंकि वो यूज्ड सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इनमें हम कुछ डिजीज़ जैसे कि हार्ट में, किडनीज़ में, लंग्स में, लिवर में ये डिजीज़ होने के चांसेस है, क्योंकि इनमें उनको मेटाबॉलिज्म में ये चेंज आ जाते हैं, जिससे में उनको ड्रग्स को एलिमिनेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से किडनीज़ और लंग्स डैमेज हो जाते हैं। इनके हार्ट और ये लंग्स में भी डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। और जो नॉर्मली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका, ये भी इम्पेयर होता है, उनमें पेरिस्टालाइसिस नहीं होती है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस नहीं होती है, जिसकी वजह से इनमें नोसिया यानी कि वो ज़्यादा ये बेहोशी रहते हैं और वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी होती है, हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहते हैं, उनकी सिक्रेशन बैलेंस में नहीं होती है। सेक्सुअल डिसफंक्शन, जो ये सेक्सुअल जो पावर होता है वो उनमें कम हो जाता है। इसमें ये इम्पोर्टेंसी, जैसे कि बच्चे बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। और क्रोमो नेक्स्ट इज ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। As we all know that prevention is better than cure, the habit of drug abuse is picked up mostly during adolescence, between the age of 12 to 18. In this regard, parents and teachers have special responsibility to bring our the children out of these situations. Following measures can be taken to prevent this drug or alcohol abuse. Number one, that is education and counseling. Education and counseling. So, education and counseling to face problems
हमें एजुकेट करना है इनको और काउंसलिंग करनी है। हाउ टू फेस प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस में क्या करना है, डिसअपॉइंटमेंट के वक्त और फेलियर इन लाइफ, इस वक्त हमें क्या करना है। तो इस बारे में हमें जो ये एडोल्सेंट एज है, इन बच्चों को हमें काउंसलिंग करनी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो टीचर्स की या पेरेंट्स की। वन शुड सीक हेल्प एंड गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, फैमिली और peers whenever there is any problem। कोई भी मसला हो, किसी बच्चे के साथ कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे घर में हो, सोसाइटी में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कहीं और हो, रिलेशन में हो कुछ, तो वो शुड शेयर विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर टीचर्स, विद आवर पेरेंट्स, so that we may not fall prey to this addiction, drug addiction। तो इसमें द अनड्यू प्रेशर शुड बी अवॉइडेड, हमें बच्चों को प्रेशर भी नहीं करना चाहिए। एंड नो वन शुड बी आस्क्ड टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट, वेदर इन स्टडीज, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज। हमें कभी भी इस एज ग्रुप के बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है कि नहीं आपको करना है, इससे ज़्यादा करना है, आपको अव्वल आना है, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे एजुकेशन में, चाहे किसी और काम में। तो वी शुड नॉट फोर्स आवर दिस एज ग्रुप बिटवीन 12 to 18। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, दैट इज teachers, parents and even friends should always be careful to look for and identify danger। तो डेंजर साइंस जो है हमें आइडेंटिफाई करना कि ये हमारा फ्रेंड, हमारी फैमिली का मेंबर, हमारा ये नाइबर, इसमें कुछ साइंस हैं कि ये डिस्टर्ब है। तो वी शुड, टीचर्स, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, वी शुड आइडेंटिफाई दीज साइंस ऑफ डेंजर सो दैट द मेजर्स एंड रेमेडीज कैन बी इनिशिएटेड एट राइट टाइम। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। हम प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को अब ये ड्रग एडिक्शन हो गई है तो प्रोफेशनल्स कुछ हैं जो काउंसलिंग करते हैं, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, कुछ ड्रग एडिक्शन सेंटर्स। तो वहाँ पे ये ट्रेंड बंदे होते हैं, ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जो मेडिकल हेल्प के ज़रिए या कुछ प्रैक्टिसेस के ज़रिए डी एडिक्शन में मदद करते हैं। तो हमें वक्त पर थे जिससे हम ये, जिसमें हमने आज देखा कि ड्रग्स के बारे में